समाज व्यवस्था के बारे में हम सोचें तो उस व्यवस्था का लक्ष्य क्या होना चाहिए? और ये हमने ताई को भी कई बार सुना है, ग्रंथमाला में भी पढ़ा है कि अभ्युदय और निश्रेयस। ऐसे तो माने ये एक तरह से हमारे लक्ष्य तो होने चाहिए इसी स्वरूप के कि जब जो जो भी व्यवस्था हो, जैसी भी हम कर रहे हैं, जो भी व्यवस्था के बारे में हम सोच रहे हैं या योजना कर रहे हैं, उसका लक्ष्य तो अभ्युदय और निश्रेयस ही है। और इसमें अभ्युदय जब हम बात करते हैं तो समृद्धि की बात करते हैं, और निश्रेयस की बात करते हैं तो कल्याण की बात करते हैं। और ये समृद्धि जो है ये तो अर्थ का क्षेत्र है, और ये जो कल्याण, जन कल्याण, सभी का कल्याण, ये संस्कृति का क्षेत्र है। हाँ। और ऐसा भी हमने सुना ही है कि अगर संस्कृति नहीं है तो समृद्धि आसुरी होती है, और समृद्धि नहीं है तो संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। तो अगर एक पे ज्यादा माने ध्यान हमारा केंद्रित है और दूसरे की थोड़ी उपेक्षा है, तो दोनों का टिक पाना मुश्किल है जिस स्वरूप में हम चाहते हैं, और समाज व्यवस्था का जो लक्ष्य है वो पकड़ पाना मुश्किल है। तो ऐसी तो जब हम ऐसी समाज व्यवस्था की संकल्पना करें तो ऐसा हमें तो यही सोचना है कि ऐसी क्या व्यवस्था हो कि ये दोनों चीज, अभ्युदय और निश्रेयस, समृद्धि और संस्कृति, दोनों दीर्घ काल तक समाज में बने रहें। अब इसके लिए हमको जो ये जो लक्ष्य है हमारा, इसकी इसकी एक तो स्पष्ट परिभाषा हमको चाहिए, और लक्ष्य पाने के लिए व्यवहारिक सूत्रों की जो निश्चितता है वो भी करनी है। माने ये दोनों ही चीज हमको करनी पड़ेंगी। तो तो जब जब ऐसे समाज व्यवस्था की हम संकल्पना करते हैं, तो उस संकल्पना को पाने के लिए, उस संकल्पना का मूर्त रूप लाने के लिए अ, हमने कुछ और छोटी छोटी व्यवस्था, छोटी छोटी मैं इस रूप में कह रहा हूं कि ये समाज व्यवस्था के अंतर्गत ही आती हैं। अ, तो हमने समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर, माने किन चीजों को ध्यान में रखकर, अभ्युदय और निश्रेय, समाज व्यवस्था का लक्ष्य यही है। इसके लिए जो डिजाइन जो हमने किया, वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के आधार पर किया। हाँ। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं को बेस मानकर, इन्हीं को फाउंडेशन मानकर अर्थव्यवस्था उसके ऊपर रखी, और और इन सभी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना की। तो जब हम अ, समाज व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इसको हमने तोड़कर चार पांच और व्यवस्थाओं में, ये आपस में गुथे हुए हैं। लेकिन चार पांच और व्यवस्थाओं में इसको रखा। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था, और उसके क्रियान्वयन के लिए शिक्षा व्यवस्था, अ, ऐसी संकल्पना की गई। तो जब तो थोड़ा हम ये भी समझेंगे कि ये वर्ण व्यवस्था माने क्या। हाँ, ये और ये व्यवस्था के पीछे डिजाइन क्या था। ये अम, तो ये कहानी, अ, सृष्टि की रचना की कहानी तो हम ताई से भी सुनते हैं, ग्रंथमाला में भी पढ़ी है। परमात्मा को विचार हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो दो धाराएं निकली। एक पुरुष, एक प्रकृति का आविर्भाव हुआ। इसमें प्रकृति पंचमहाभूत और तीन गुणों से बनी। तो जो गुण और स्वभाव, ये प्रकृति है, और ये प्रकृति माने पंचमहाभूत और तीनों गुणों के अलग अलग प्रोपोर्शन में जो मिक्सचर्स बनते हैं, हाँ, जो मिश्रण होता है, उसके आधार पर ही असंख्य पदार्थ बनते हैं। ऐसा रहा है। तो मैंने ये जो गुण और स्वभाव, जो हमारे, जिनका आधार ये पंच महाभूत और तीन गुण हैं, ये हमको जन्म से ही मिलते हैं। हाँ। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये इन गुणों और स्वभावों को ध्यान में रखकर ही बनी है। ये हम ऐसा समझ रहे हैं कि समाज व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसे जुड़ी हुई है, और उसका थोड़ी डिटेलिंग कर रहे हैं। तो जन्म से तो जितने भी मनुष्यों का जन्म हुआ, वो जन्म के समय से कुछ एक वर्ण लेकर पैदा हुए। वर्ण माने गुण और स्वभाव,
और ये गुण और स्वभाव माने तीन गुण और पंच महाभूत के मिश्रण के आधार पर ये हमको जन्म से ही मिला। अब ये जो वर्ण व्यवस्था हुई उसमें इस इन तीन गुणों की समझ के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था की गई। हाँ, तो हम जानते हैं कि सत्व प्रधान है, अगर किसी के अंदर तीन गुण तो यही है, सत्व रज और तम। सत्व प्रधान है तो वो ब्राह्मण वर्ण है। सत्व और सत्व के साथ रजोगुण भी थोड़ा अच्छी मात्रा में है तो क्षत्रिय है। रजोगुण मुख्य है और उसमें तमोगुण की थोड़ी मात्रा ज्यादा है। मुख्य रजोगुण है और उसके साथ तमोगुण जुड़ा है तो वैश्य वर्ण, और तमो मुख्य है और उसमें रजो जुड़ा है तो शूद्र वर्ण। तो ये जो वर्ण व्यवस्था की, ये वर्ण व्यवस्था ये तीन गुणों की समझ के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था की। इस व्यवस्था के साथ ये भी डिसाइड हुआ, ये भी निश्चित हुआ कि जब हम एक समाज की संकल्पना करें तो कितने प्रतिशत कौन सा वर्ण हो तो उस समाज में ये अभ्युदय और निश्रेय, समृद्धि और संस्कृति का दीर्घकालीन स्थापत्य हो सकता है। तो उसमें हमने बोला कि ये ब्राह्मण वर्ण 5%, क्षत्रिय 10%, वैश्य 15% और शूद्र 70% इस रूप में अगर रहें। और इसमें जो ब्राह्मण वर्ण है ये तो हमको ये ध्यान में रखना है, हम अभ्युदय और निःश्रेयस ये हमारे लक्ष्य हैं। तो जब ये चार वर्णों की संकल्पना हुई और ये संकल्पना तीन गुणों, ये प्रकृति के समझ के आधार पर, तीन गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर ये जो संकल्पना हुई, इसमें कितने तरह के कितने लोग हों ऐसी भी एक संकल्पना रही। कि अगर तो इसमें समृद्धि के लिए शूद्र और वैश्य। शूद्र कौन? जो सभी लोगों की, बाकी सभी वर्णों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उत्पादन के रूप में, सेवा के रूप में वे शूद्र। सब मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन शूद्र। 15% वैश्य जो कृषि, गोरक्षा, व्यापार इन सब में संलग्न रहें और जितनी जरूरत की सामग्री है वो उपभोक्ता तक पहुंचे, जो इस्तेमाल करने वाला है उस तक पहुंचे, ऐसा वो करें। ब्राह्मण वर्ण संस्कृति की रक्षा करें, तो समृद्धि के लिए तो वैश्य और शूद्र हुए। ब्राह्मण वर्ण संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ। और संस्कृति की रक्षा माने आचार्य बने, वेद बने, अनुसंधान किया। अ, अ, इ- अ, इन सब बातों का ध्यान रखना और उसके पर संस्कृति की संकल्पना करना और उसकी रक्षा करना, ये ब्राह्मणों का काम हुआ। और क्षत्रिय ये दो बाकी सबकी रक्षा करना। तो समृद्धि और संस्कृति को लक्ष्य मानकर किस रूप में ये गुणों को पहचान कर, गुणों की समझ के आधार पर वर्ण व्यवस्था, और फिर उस वर्ण में कौन क्या काम करेगा और क्या क्या प्रतिशत में रहेगा, एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज व्यवस्था के लिए ऐसी संकल्पना हुई। तो गुण, जो मेरे गुण हैं उसके आधार पर मैं कर्म करूंगा और जो कर्म कर रहा हूं उसके आधार पर मेरा वर्ण है। इस रूप में इसको हम समझते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न मेरे मन में ये उठा जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत का आधार कौन सी इकाई को, किस इकाई को इस प्रतिशत का आधार समझना चाहिए। मैंने ये जो मैंने 70% शूद्र और 5% ब्राह्मण हैं, ये माने ये पूरे देश में इतने होने चाहिए या एक राज्य में इतने होने चाहिए या एक जिले में इतने होने चाहिए, शहर में, गांव में, कुटुंब में। माने ये जो हमेशा प्रतिशत तो किसी आधार पर होता है ना, जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो 70% ऑफ व्हाट। हाँ, ये जो ऑफ व्हाट है ये क्या होना चाहिए। मैंने आज ये हम जब सुनते हैं कि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की डिबेट होती है, हाँ, कि मुसलमान माइनॉरिटी में है। हाँ, ये वहां भी माइनॉरिटी, वो उस शहर में भी माइनॉरिटी में है जिस शहर में वो मेजॉरिटी है। हाँ, क्योंकि जो हमारा स्केल है वो नेशनल लेवल पे है, सेंटर पे है।
केंद्रवर्ती है। ये राज्य के स्तर पे नहीं है, ये जिले के स्तर पे नहीं है, शहर के स्तर पे नहीं है, गांव के स्तर पे नहीं है। हाँ, तो तो ये स्तर तय करना ये तो बहुत आवश्यक है। तो ये जो हमने चार वर्णों की प्रतिशत रखी, एक स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ समाज माने जहां अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्राप्त हो सके, उसकी इकाई हमने गांव को चुना। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे देश में अगर 5% ब्राह्मण है तो हमारा समाज स्वस्थ है, लेकिन ये 5% ब्राह्मण किसी एक राज्य में ही सीमित हैं, या किसी एक कुछ शहरों में ही सीमित हैं। तो ये हेल्दी परसेंटेज नहीं है। गांव में इस परसेंटेज को हेल्दी बनाना, एक गांव के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें 70%, 15%, 10% और 5% ऐसे वर्णों की संख्या रहे, तो ये एक उचित एक रूप में माना जाए। ऐसा हम समझ सकते हैं। रक्षा के लिए राज्य लेवल पे काम हो सकता है, जो क्षत्रिय हैं हो सकता है वो राज्य लेवल पे सभी 10 गांवों के लोग जुड़कर एक राज्य बनता है, और वहां के सभी क्षत्रिय मिलकर उस राज्य की रक्षा करते हैं, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण तो डेफिनेटली निश्चित रूप में ये गांव के प्रतिशत ही होने चाहिए, अगर एक स्वस्थ समाज की हम संकल्पना कर रहे हैं। अब ये तो वर्ण व्यवस्था होगी, और ये वर्ण जन्म से ही मिलता है, इसमें कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होता हमारा कि ये किस वर्ण के बच्चे जन्म ले रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ये प्रतिशत में वर्ण व्यवस्था रही, और ये व्यवस्था को समझने का आधार गुण और स्वभाव है, जिसके आधार पर जो आपका गुण और स्वभाव है उसके आधार पर आप काम करें, उसके आधार पर ही कर्म करें, और तो ये वो व्यवस्था है। तो गुण और स्वभाव को समझना, फिर एक समृद्ध और सुसंस्कृत समाज में जो समृद्धि की हम बात करते हैं, वो समृद्धि की बात तो हम तीन आयाम, पहले समृद्धि पकड़ रहे हैं, ये समृद्धि की बात तो हम तीन आयामों पे करते हैं कि ये जो भी समृद्धि हमको मिले, ये इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़े। माने ये हम कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन हम समृद्ध हैं, ऐसी समृद्धि नहीं, पुरुषार्थ आधारित समृद्धि है। और पुरुषार्थ जब कर रहे हैं तो तो कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो चार पुरुषार्थ हैं, इसमें त्रिवर्ग पुरुषार्थ हैं। धर्म ये सब हम समझते हैं, है ना। तो सिद्धांत क्या रहा है, पुरुषार्थ के आधार पर चले। ये जो व्यवस्था है, इसमें सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसमें किसी को कोई अभाव नहीं हो, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक ही मिले। ये अलग बात है कि आवश्यकताओं में संयम कैसे लाना है, ये संस्कृति की बात है। हम्म, तो आवश्यकताओं में हमको संयम कैसे लाना है वो तो है, लेकिन समृद्धि की परिभाषा जो है वो यही है कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मिले, अभाव किसी को ना हो, और जो ये समृद्धि है ये चिरकालीन हो, मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स वाला काम नहीं होगा। हाँ, तो ये सिद्धांत पे अगर हम और ये वर्ण व्यवस्था की समझ को अगर लेकर, दोनों को लेकर साथ चले, तो अगर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो एक व्यवस्था ऐसी बनानी होगी जिसमें, और ये अर्थव्यवस्था के सिद्धांत हम पढ़ते ही हैं, जिसमें आ, स्थानिक संसाधन हो। उस गांव, ये गांव तो हमने अभी बोला, ये आधार जो इकाई जो है वो गांव है। उस गांव के स्थानिक संसाधन हो, वहां की जहां जितने भी लोग हैं उनकी आवश्यकताओं के आधार पर इन संसाधनों का दोहन हो। हाँ, और ये दोहन के आधार पर जो यंत्र निर्माण हो और पदार्थ निर्माण हो वो मानव ऊर्जा आधारित हो। हम्म, और इस ये जो निर्माण कार्य हो रहा है इसका अनुसंधान और इसमें जो कौशल प्राप्ति है ये लगातार बढ़ती रहे, और इसके साथ इसका वितरण और उपभोग की व्यवस्था भी स्थानिक आधार पर हो। माने ऐसी एक व्यवस्था अगर हम करेंगे तो समृद्धि, जिसमें हम बोलते हैं कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, हाँ, और अभाव की नहीं, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा मिले, वो इन्हीं आधारों पर मिल सकता है।
आज हम देखते ही हैं कि माने इस पूरी अगर पूरे विश्व को ले लें तो पूरे विश्व में जितने खाद्य पदार्थ का उत्पादन होता है वो मानव जाति के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। और फिर भी आधी 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 से ज्यादा जनसंख्या इस विश्व की भूखे सोती है रात को। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्थानिक जो लोकल वाला स्कोप है, वो हमारा कहीं छूट गया है। आज तो हम स्थानिक संसाधन की बजाय ग्लोबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। स्थानिक वितरण की बजाय ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं। जो उपभोग की हमारी अवधारणा है उसके बजाय कंजम्पशन कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। तो जब सभी की आवश्यकताएं की पूर्ति होनी हो तो इस रूप में ये संसाधनों का दोहन, यंत्र पदार्थ का निर्माण, निर्माण कार्य की कुशलता और फिर वितरण और उपभोग, ये सबके बारे में भी हमको सोचना है। तो ये जो आवश्यकताएं हैं, ये जो संसाधन है, ये जो उत्पादन है, ये उपभोग है, इसकी इकाई क्या है? ये किस लेवल पे हम बात कर रहे हैं? क्या हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं? नहीं, ये भी हम गांव के लेवल पे बात कर रहे हैं। शहर, जिले, राज्य, देश, विश्व के लेवल पे बात ही नहीं कर रहे हैं। ये भी एक गांव के लेवल पे ही हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक गांव की सभी आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया अगर हमने, माने एक गांव में आवश्यकताएं उसके अनुसार उत्पादन हो रहा है। उत्पादन कौन कर रहा है? शूद्र वर्ण कर रहा है। हाँ, और वैश्य वर्ण के साथ मिलकर कर रहा है। तो जब हम ऐसी आवश्यकताओं का वर्गीकरण करते हैं, एक गांव में जितने लोग रहते हैं उनकी क्या क्या आवश्यकता है, अगर उसका वर्गीकरण किया तो एक गांव में कितने कौशल के कितने लोग चाहिए इसका एक अनुमान लगता है। कि अच्छा, इतने लोगों की इतनी आवश्यकताएं हैं तो ये कौशल, ये कौशल, ये कौशल, और इस कौशल के इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग, ऐसा ऐसा हम टेबुलेशन तो कर सकते हैं। और इस कौशल के वर्गीकरण को ही हमारे यहाँ जाति व्यवस्था की संज्ञा दी गई। जाति माने उस कौशल को जानने वाला, जो जानता है वो उस जाति का है, जो उस कौशल को जानता है। हाँ, और ये कौशल की स्थापना भी एक परंपरा रूप में हुई। माने ये स्किल डेवलपमेंट और परंपरा, ये दो बहुत अलग अलग अवधारणाएं हैं। आज जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं। स्किल डेवलपमेंट और कौशल परंपरा, ये दो बहुत अलग अलग अवधारणाएं हैं स्किल एक्सीलेंस पाने के लिए। जो कौशल है, जिस कौशल की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? ताकि हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। उस कौशल की जो परंपरा है, परंपरा रूप में स्थापित करना माने क्या कि जो जाति परंपरा है उस रूप में स्थापित करना। जाति परंपरा माने जो पिता कर रहा है उसी व्यवसाय को पुत्र भी करे। हाँ, ये एक बड़ी अलग अवधारणा है कौशल परंपरा बनाने की। बजाय उसके कि एक स्किल सेंटर है, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं या आपके पिता या आपके कुटुंब में क्या व्यवसाय होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको स्किल सीखना है, आप आके सीखिए। हाँ, तो ये बड़ी अलग अवधारणा है। और इसमें पिता की 14 पीढ़ियां, माता की 5 पीढ़ियों के संस्कार तो बच्चे में आए ही हैं। हाँ, तो वो कौशल का कुछ अंश तो उसमें बचपन से ही आया है। तो अब इसमें ये देखिए कि एक तो वर्ण था। वर्ण तो जन्म के समय से मिला था। हाँ, किस आधार पर मिला था? कि हमारे 3 गुणों का क्या, माने गुण और स्वभाव क्या है। और यहाँ में हमको कौशल का कुछ स्वरूप कहाँ से मिला है? पिता और माता, माने पीढ़ियों से मिला है, संस्कार रूप में मिला है। इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें, तो हमें क्या क्या काम करना है, किस कौशल को अपनाना है, किस दृष्टि से अपनाना है, ये हमारे समझ में आएगा। ये जब हम कौशल को परंपरा रूप में स्थापित करते हैं तो सीखने में समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और गुणवत्ता भी ज्यादा होती है। ये जो स्किल सेंटर वाली अवधारणा है, इसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है, समय भी ज्यादा लगता है, और गुणवत्ता की तो आप पूछिए ही मत। तो
इस रूप में अगर हम देखें तो कुछ कुछ उदाहरण, जैसे एक कुम्हार है, कुम्हार जाति का है। हाँ, अगर किसी कुम्हार के घर में सत्व प्रधान पुत्र हुआ, जो पुत्र हुआ उसमें सत्व की प्रधानता है, तो वो कुम्हारी तो करेगा, पर उस कौशल को उच्च कोटि का बनाने के लिए अनुसंधान कर सकता है। माने जो ब्राह्मणत्व के गुण हैं उसमें, वो कुम्हारी में रहकर वो ब्राह्मणत्व के गुणों का क्रियान्वयन करे। किस रूप में करे? अनुसंधान कर सकता है। किस तरह का अनुसंधान कर सकता है? कि जैसे उस कौशल से जुड़े हुए लोगों के घर कैसे हों, उनका रहन सहन कैसा हो, उसका खान पान कैसा हो, उनकी वेशभूषा कैसी हो, उनके यंत्र कैसे हो, इन सभी बातों पे वो कार्य कर सकता है। हाँ, तो अगर सत्व प्रधान पुत्र हुआ, और अगर तमो प्रधान, जो तमो और रजो का, तमो का आधार है और उसमें रजोगुण भी है, अगर ऐसा पुत्र हुआ, तो उसके कार्य का केंद्र तो उत्पादन करना ही होगा। हम्म। और जो अनुसंधान में, जो दूसरा सत्व वाला पुत्र अनुसंधान कर रहा है, उस अनुसंधान में जो निकला उसे व्यवहार रूप में लाना, ऐसा उसका कार्य होगा। तो जाति के अंदर भी, जब कुम्हार जाति के अंदर भी जब पुत्र उत्पन्न हो, तो गुणों के आधार पर उस जाति का, उस कौशल का कौन सा काम वो कर सकता है, ऐसा तो निर्धारित हो सकता है। ऐसे ही अगर एक ब्राह्मण के यहाँ सत्व प्रधान पुत्र उत्पन्न हुआ हो, तो वो, उसका स्कोप तो पूरा समाज हो सकता है, खाली एक जाति ही नहीं। हाँ, उस समाज की व्यवस्था, जातियों का आपस का समन्वय, फिर कुटुंबों में कैसे समन्वय हो, इन सभी बातों पे विचार कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। लेकिन अगर उसी ब्राह्मण के घर में ऐसे ही गुण तमो गुण वाला, जिसमें रजो का मिक्सचर है, हाँ, ऐसा पुत्र हुआ है, तो वो केवल विषय का अध्यापन कर सकता है। माने वो खाली विषय के अध्यापन पे ही अपना ध्यान केंद्रित करेगा। हाँ, और उस विषय को व्यवसाय रूप में, सेवा रूप में, हाँ, लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए उस विषय का प्रतिपादन करेगा। हाँ, वो रिसर्च नहीं करेगा। उसका स्कोप खाली वो विषय पढ़ाना, जो जैसे हम विषय के अध्यापक और राष्ट्रीय अध्यापक ऐसे बोलते हैं, तो ये विषय का अध्यापक होगा। तो इस रूप में माने माइक्रो और मैक्रो व्यू इस व्यवस्था का। माइक्रो व्यू क्या हुआ? उस जाति में जो अगली पीढ़ी आ रही है, उनके गुणों के आधार पर उस जाति का कार्य बढ़े। और मैक्रो व्यू क्या हुआ कि अगर मैं ब्राह्मण वर्ण में हूं और ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूं, तो मेरा व्यू बहुत ब्रॉड ब्रॉड भी हो सकता है। तो एक तो ये 70%, 15%, 10%, 5%, ये पूरे समाज की भी रचना हुई और एक जाति की भी रचना उसी रूप में हो जाए, तो दोनों तरह से माइक्रो और मैक्रो व्यू अगर हमने देखा, तो ये व्यवस्था को हम और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। हम ये मैं पहले जाति में वर्ण होते हैं कि वर्णों में जाति होती है, ऐसा मैं पहले बड़ा कंफ्यूज रहता था। अभी मुझे इस रूप में ये समझ में आया है कि ये एक्चुअली दोनों एक ही बात है। माइक्रो और मैक्रो व्यू है, ऐसा हम समझ के इसको चल सकते हैं। तो ये जो वर्ण की, जाति की जो व्यवस्था है, हाँ, ये एक्चुअली आज का हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग भी देखेंगे ना, उसका आधार भी एक्चुअली यही है। हम्म, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब कॉर्पोरेट में मैं देखता था कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो उसमें 70 से 75% लोग तो उत्पादन ही करते हैं, माने शूद्र का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं। 10 से 15% लोग सेल्स में होते हैं, माने वैश्य का काम करते हैं। 5 से 10% लोग R&D में होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते हैं, माने अनुसंधान करते हैं, माने ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये परसेंटेज तो हम कॉर्पोरेट लेवल पे भी हम देखते ही हैं। हाँ, लेकिन समाज के लेवल पे नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, समाज के लेवल पे हमारा ये हो गया कि ये जाति और वर्ण व्यवस्था तो बड़ी दमनकारी है, लेकिन यही स्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेट में होती है, तो हमको लगता है कि हाँ, ये एक हेल्दी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। हाँ, और अंतर सिर्फ कितना है कि ये जो
काम का आधार है, माने स्ट्रक्चरिंग तो ऐसे हुई है, काम ये करना है, लेकिन काम का आधार वर्ण और जाति नहीं है। माने उसका स्वभाव क्या है, गुण क्या है, ये उतना नहीं देखा जाता जितनी डिग्रियां देखी जाती हैं। हाँ, उसमें मानव समाज की समझ नहीं, मानव स्वभाव की समझ नहीं है, सिर्फ डिग्री की समझ समझ है। हाँ, और इसका व्याप्त जो है, कॉरपोरेट का व्याप्त खाली वो फैक्ट्री है। हम्म, लेकिन स्ट्रक्चरिंग तो उसी उसी तरह हुई है। जो कितने लोग आर&डी में होंगे और कितने मैन्युफैक्चरिंग में होंगे और कितने सेल्स में होंगे, ये सब तो उसी रूप में हुआ है जैसे वर्ण व्यवस्था की हम बात कर रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि ये आधी अधूरी समझ के कारण ही हमारी ये जो इनएफिशिएंट व्यवस्थाएं हैं ये बनी हैं। या इसके आधार ये हमारे कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में चल जाता है। हाँ, लेकिन जब हम माने बाकी समाज की संकल्पना करते हैं और हमारी समझ आधी अधूरी है, जिसमें वर्ण का कोई माने गुण और कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, जाति परंपरा का कोई महत्व नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का महत्व है, इसमें ये इनएफिशिएंट व्यवस्थाएं हमारी बन जाती हैं। तो ऐसी इनएफिशिएंट व्यवस्थाओं में समृद्धि कैसे मिले हमको, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। हम्म, तो तो ये जो वर्ण व्यवस्था, माने इसका नामकरण हम कुछ और कर सकते हैं, बट ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था की को हम जितना भी सशक्त करेंगे उतनी ही समृद्धि हमारे समाज में आएगी, ये तो है। ये बाय डिजाइन, पेपर पे ही डिजाइन करते हैं तो लगता है कि हाँ यही तो, ऐसे ही तो होना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था जिसमें संसाधनों की उपलब्धता चिरकालीन तक बनी रहे। हाँ, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के कौशल हर पीढ़ी में बढ़ते रहें, ऐसी व्यवस्था जिसमें उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि ना हो, और ऐसी व्यवस्था जिसमें आवश्यकता से अधिक सबको मिले। हाँ, ऐसे समाज को ही हम समृद्ध समाज कहेंगे। तो हमारे जो भी मापदंड हों, समाज व्यवस्था को या समाज को या एक राष्ट्र को, जो समाज अ, मिलकर एक राष्ट्र बनता है, ऐसे समाज को जब हम समृद्ध कहेंगे तो इस प्रकार के व्यवस्थाएं हमको करनी रहेंगी, और ऐसे मानक हमको निकालने पड़ेंगे कि ताकि हम ये बोल सके कि हाँ ये सब हो रहा है इसलिए ये समाज समृद्ध है। जैसे समाज में ऐसे लोग चाहिए जो समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, ये अभी हम समृद्धि के ऊपर ही बात कर रहे थे कि कैसे कैसी व्यवस्था हो। जैसे समाज में ऐसे लोग चाहिए जो समृद्धि के लिए काम करें, वैसे ही समाज में ऐसे लोग भी चाहिए जो समाज में कल्याण का काम करें। अभ्युदय और निश्रेयस जो शुरू किए थे हम, तो अभ्युदय के लिए तो हमने थोड़ी बात करी, निश्रेयस के लिए भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ, तो जो सांस्कृतिक पोषण का काम करने होने चाहिए, और ये लोग भी माने ये एक रूप में अलग तरह की जातियां ही हैं। ये अलग तरह की जातियां ही हैं जो अपने कार्य का शुल्क नहीं लेते और समाज को पोषित करते हैं और समाज द्वारा पोषित होते हैं। हाँ, इसमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे इसमें बंजारे हैं, कथाकार हैं, नाटककार हैं, आचार्य हैं, वैद्य हैं, ये सभी आ जाएंगे। इनका कार्य अर्थ निरपेक्ष होता है, जो समृद्धि वाला कार्य है वो अर्थ सापेक्ष होता है। तो समृद्धि के लिए काम करने वालों की अर्थ की व्यवस्था माने इन लोगों से अलग होती है। जो सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं, ऐसी जातियां, ऐसे लोग, ये एक अलग 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 प्रकार के लोग हैं। जो और इनकी अर्थ की व्यवस्था समाज पे डिपेंडेंट, परस्परावलंबी है, समाज इन पे डिपेंडेंट है और ये समाज पे डिपेंडेंट है। ये बाय डिजाइन ऐसा है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते रहें। तो और इसी में ही संस्कृति पनपती है। तो इस व्यवस्था की चिरंजीविता के लिए, हाँ, मेरे मन में आया कि ये जो आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी, ये जो उसको भी इसमें गूंथा गया। हम्म, हाँ, आश्रम व्यवस्था में हम जानते हैं 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त। इसमें ब्रह्मचर्य तो माने तैयार होने वाला का आश्रम है। हम तैयार हो रहे हैं, किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं? गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब ब्रह्मचर्य आश्रम, माने ब्रह्मचर्य आश्रम तो अर्थनिरपेक्ष आश्रम हुआ ही। और ये जो सांस्कृतिक कार्य की मैं बात कर रहा था, वो अर्थनिरपेक्ष होता है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम तो अर्थनिरपेक्ष आश्रम हुआ, तैयार होने का आश्रम है।
तो ये तैयार करना और कौन तैयार हो रहा है, इस तैयारी में कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं होगा। फिर गृहस्थ आश्रम में आने के बाद चॉइस है। अब हमको चुनना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूं, तो अर्थ सापेक्ष काम करूंगा कि सांस्कृतिक या संस्कृति सापेक्ष काम करूंगा। हाँ, समृद्धि के लिए गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा कि संस्कृति के लिए गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा, ये दोनों में चूज करना है। अगर मैं समृद्धि के लिए गृहस्थ आश्रम में जाता हूं, तो ऐसे गृहस्थ आश्रमी बाकी पूरे समाज का पोषण करते हैं अर्थ के आधार पर। और संस्कृति के क्षेत्र में जा रहा हूं तो ये अर्थ निरपेक्ष क्षेत्र रहेगा। गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूं पर अर्थ निरपेक्ष गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूं, सांस्कृतिक कार्यों के लिए काम करूंगा, उसके लिए कुछ अर्थ का आदान प्रदान नहीं होगा। ऐसे गृहस्थ आश्रम में से दो में से एक चुनना रहेगा, और उस चुनाव के आधार पर ही मेरे कार्य की दिशा तय होगी। फिर वानप्रस्थ और संन्यास्त में ये दोनों धाराएं, कौन सी दो धाराएं, कि मैं समृद्धि के लिए जा रहा हूं कि निश्रेयस के कल्याण के लिए, ये दोनों मिलकर फिर से सांस्कृतिक कार्य ही हो जाता है। वानप्रस्थ और संन्यास्त आश्रम में जो लोग काम करते हैं, वो संस्कृति के लिए ही काम करते हैं, समाज के लिए ही काम करते हैं, अर्थनिरपेक्ष रूप में काम करते हैं। हाँ, तो एक ऐसा तबका जो गृहस्थ आश्रमी है, जो समृद्धि के लिए काम कर रहा है, उसने इतना काम करना है कि बाकी सब लोगों का भरण पोषण, बाकी सब लोगों के लिए जो हमारी समाज व्यवस्था में जो हमारे लक्ष्य रहा है, अभ्युदय और निश्रेयस का, ये दोनों चीज मिल सके, उसके लिए सस्टेन करना, ये अर्थ क्षेत्र में जो गृहस्थ आश्रम गए हैं, गृहस्थ आश्रमी गए हैं, उनका काम है। और सांस्कृतिक क्षेत्र वाले बिना अर्थ के उसका पोषण करें, ऐसा रहेगा। ऐसी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ही शिक्षा व्यवस्था का नियोजन हुआ। और ये शिक्षा को हमने कौटुंबिक, विद्यालयीन और सामाजिक आयामों में बांटा। हाँ, माने हर जगह पे शिक्षा हो रही है, किस रूप में हो रही है कि ये फिर से लक्ष्य हमारा अभ्युदय और निश्रेयस, ये हमको मिल सके। अब जब ऐसी व्यवस्था की संकल्पना हो रही है, तो इसके मापदंड क्या हो, माने इसमें हम कॉर्पोरेट में एक बड़ा चलता है, इफ यू कांट मेजर इट यू कांट कंट्रोल इट। तो क्या मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि ये व्यवस्थाएं जो हैं ये ठीक रूप में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ऐसे मानक क्या होने चाहिए। हाँ, इस पर जब मैं थोड़ा सोच रहा था, तो अब ये तो आज के तो दो मुख्य मानक क्या हैं, जीडीपी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सकल घरेलू उत्पाद, जो उत्पादन को देखता है। और ये उत्पादन तो स्वैराचारी उत्पादन है। जितना स्वैराचार हो, जितना उत्पादन हो, उतनी जीडीपी बढ़ी। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो माने कंज्यूमरिज्म का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, माने उपभोग के लिए क्या उपलब्धता है मेरी, अगर जितनी ज्यादा उपलब्धता है उतना मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। हाँ, ये दोनों ही समृद्धि को तो आंशिक रूप से लेते हैं, पूर्ण रूप से तो लेते ही नहीं है, समझ ही नहीं है। समृद्धि को तो आंशिक रूप में लेते हैं, सांस्कृतिक ये जो अभ्युदय और निश्रेयस, उसमें अभ्युदय का कुछ पार्ट तो लेते हैं, निश्रेयस का तो बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। इस आयाम को तो पूर्णतया भूल ही गए हैं। तो ये मानक तो हमारे लिए ठीक है भी नहीं। तो हमारे मानक ऐसे हों जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। हाँ, वो ऐसी दृष्टि पर आधारित हों जो मानव, प्राणी, प्रकृति को केवल अर्थ दृष्टि से नहीं, अपितु अ, जो जो एकात्मता का जो एक भाव है, उस दृष्टि से देखें, परस्परावलंबन की दृष्टि से देखें, शोषण नहीं दोहन की दृष्टि से देखें, उपेक्षा नहीं कृतज्ञता की दृष्टि से देखें, विनाश नहीं रक्षण की दृष्टि से देखें। माने भारतीय दृष्टि से देखें, अभारतीय दृष्टि से नहीं। ऐसी दृष्टि के साथ ही हमको ऐसे मानक तैयार करने हैं। ऐसे मानक हों जिसमें आर्थिक कारकों का भी महत्व हो, और सांस्कृतिक कारकों का भी, क्योंकि दोनों दोनों चीजें चाहिए हमको। और अगर कभी भी धर्म संकट हुआ, माने कभी भी टकराव हुआ कि अच्छा ये आर्थिक कारक तो सांस्कृतिक कारकों के सामने आके खड़े हो गए, इनमें से एक को ही चुनना है, तो सांस्कृतिक कार्यों को प्रधानता दी जाए और आर्थिक कार्यों के विकल्प खोजे जाएं। ऐसा ऐसे मानक, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
ऐसे मानक होने चाहिए जो माने धर्म का अनुसरण करके चल सके। धर्म की परिभाषा जो भारतीय मनस में, भारतीय दृष्टि में जो धर्म की परिभाषा है उसके अनुसार चल सके। हाँ, पुरुषार्थ के आधार पर चल सके। टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो मानव केंद्रीय और पर्यावरण प्रेमी हो। हाँ, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। ऐसे मानक हो जिसमें न्यूनतम इकाई देश नहीं गांव हो। हम्म, ऐसे मानक हों जिसमें ज्ञान की परंपरा और जाति की परंपरा का वर्धन हो। ऐसा ऐसा विचार हो। हाँ, माने ये सब नापना है हमको, इन सब को मेजर करना है। हाँ, कि ये परिवार परंपरा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जाति परंपरा बन रही है कि नहीं बन रही है, ज्ञान परंपरा बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ऐसे मानक जिसमें उद्योग इतने विकेंद्रित हो जाएं कि वे कौटुंबिक हो जाएं। जिसमें बनाने वाले, काम करने वाले सब कुटुंबीजन ही हो, इतने विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हो। ऐसे मानक हो जिसमें शिक्षा व्यवस्था इंडस्ट्री बैकवर्ड नहीं हो, जो आज का तरीका है, बल्कि कुटुंब व्यवस्था फॉरवर्ड हो। हम्म, जो इंडस्ट्री है वो कुटुंब व्यवस्था फॉरवर्ड हो, कुटुंब व्यवस्था के आधार पर इंडस्ट्री बने, इंडस्ट्री के आधार पर शिक्षा व्यवस्था ना बने। ऐसा ऐसे ऐसे मानक हमको बनाने पड़ेंगे। ऐसे मानक हों जिसमें अगर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करने वालों की चिंता गांव के स्तर पर ही हो सके, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति गांव के स्तर पर ही हो सके, ऐसे मानक हमको बनाने पड़ेंगे। ऐसे मानकों को हम कल्याणकारी मानक कहेंगे। ऐसे मानक जिसके सिद्धांत भारतीय दृष्टि के आधार पर हो, लेकिन व्यवहार, शब्दावली युगानुकूल, देशानुकूल हो। इसके लिए सभी व्यवस्थाओं के अंगांगी संबंध को समझना है, इसको एक साथ में गूंथना है। मैंने अभी मेरे मन में ऐसे मानक क्या होंगे, ये तो उसकी क्लैरिटी तो नहीं हुई है, लेकिन उस वो मानकों के पीछे के सिद्धांत क्या होंगे, वो थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी बननी शुरू हुई है। तो ये विचार मैं आप सभी के सामने रखना चाहता था। ये इसके साथ ही मैं अपनी बात तो यहीं रोकूंगा। कुछ प्रश्न हैं या कुछ इसमें कोई जोड़ना चाहते हैं तो बताएं। हाँ, नमस्ते मनोज जी। हाँ, नमस्ते श्रीनिवास जी। हाँ, बहुत अच्छा था आपका पूरा व्याख्यान, बहुत सुंदर और बहुत गहरा था, बहुत आनंद हुआ। दूसरा ये एक दो प्रश्न है। पहले में एक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम सोच रहे हैं ब्राह्मण सभी 4 वर्णों का, मोटे-मोटे तरफ से तो ये ठीक है कि ब्राह्मण का कम होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, पर उसका उसका एग्ज़ैक्ट नंबर्स के लिए कोई आधार है? मैं सिर्फ़ इसको जानना चाहता था। मुझे नहीं मालूम कि इसका मैंने जो आज हमारी जितना पुरुषार्थ हमको अ, आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन में करना है, और जितने माने जो हम बेसिक नेसेसिटीज जिसको बोलते हैं और प्लस प्लस जिसको बोलते हैं उसके ऊपर, अगर इन सभी का कार्य करना है तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करने वाले लोगों की संख्या तो ज्यादा होनी ही चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं, मोटा मोटा तो समझ में आता है कि हाँ होनी तो चाहिए। हाँ, और अगर एक समाज में सभी लोग सिर्फ ब्राह्मण ही हो गए और सभी लोग अध्यापन ही कर रहे हैं तो पढ़ने वाला कोई नहीं मिला तो फिर कैसे चलेगा। ये तो है। नहीं, मुझे वो नहीं मैं मालूम कि ये पांच नहीं, परसेंट और 10% की जो अवधारणा आई, ये कैसे आई। कॉरपोरेट में तो हम देखते हैं कि ये परसेंटेज सिमिलर ही है। लेकिन समाज में कैसे आई, शायद ताई इस पे कुछ या कोई और भी इस पे कुछ रोशनी डाल सकें। नहीं, वो ये परसेंटेज वेरिएशन का तो ठीक है, कम ब्राह्मण का कम, उससे अधिक क्षत्रिय, उससे अधिक वैश्य, उससे अधिक शूद्र, ये तो मोटे मोटे अच्छा दिखता है, पर एग्जैक्ट नंबर, प्रोपोर्शन या रेशियो जो है उसको कैसे अराइव करे, इसका कोई जिज्ञासा था मेरा। हम्म मैं नहीं जानता श्रीमान जी, मुझे नहीं मालूम। हाँ, संदीप जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। हाँ। मुझे कुछ 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 सुझाव जैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को एग्जैक्टली कुछ इसके बारे में पता है। हम कौन से स्थान विशेष पर बैठे हैं
हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, मतलब हम भारत के संदर्भ में ही बात करें तो उसमें भी इसका बहुत प्रभाव होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ भी एक जैसा कॉपी पेस्ट वाला तो है नहीं, तो देशानुकूल और युगानुकूल है। तो अगर हम काशी के आसपास बैठे हैं तो वहां पे अलग प्रकार होगा, या हम जहां पर कृषि उपयोगिता का साधन वहां अलग प्रकार का हो सकता है। तो या समुद्र किनारे है तो वहां पे कुछ रेशियो इन चारों वर्गों का अलग होगा। तो ये स्थान के अनुसार होगा, और समग्र रूप से देखेंगे तो एक जैसा मनु जी कह रहे हैं, बैलेंस्ड वे के अंदर सारी की सारी चीजें व्यवस्थित प्रकार से दिखेगी। तो ये भी संभव है कि कहीं पर 1%, 2% ब्राह्मण, उदाहरण के लिए ब्राह्मण वर्ग से ही काम चल रहा है, तो कहीं पे सीखने योग्य या इस प्रकार का ही शिक्षा केंद्र, विद्या केंद्र है, उच्च शिक्षा में है, तो वहां पर और भी अधिक हो सकता है, ये 20-30% तक भी जा सकता है। ऐसा ही उत्पादन का जो क्षेत्र है या वाणिज्य का क्षेत्र है, दोनों अलग अलग है। उत्पादन के क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो जहाँ पे अधिक संख्या हाथ से काम करने वालों की, परिश्रम करने वालों की, या खेत और रहेगा वहाँ अलग। वाणिज्य जो है या व्यापार के लिए जो दूर जाने के लिए ये सारा है, तो उसका एक अलग रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं स्थान के अनुरूप है, इसका कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, ऐसा मेरे मन में विचार आता है। श्रीनिवास जी का प्रश्न जो है वो है तो बड़ा रोचक, क्योंकि अभी गोष्ठी में भी जब कार्य समिति बैठी थी अहमदाबाद, तो इस पर भी हमने काफी चिंतन किया था। तो ये जो समृद्धि के साथ में, पूरे देश की समृद्धि के साथ में हम वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को आर्थिक दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये तो आज का मनु जी का बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण, उसके बारे में और अधिक चिंतन हम भृगु में बैठ करके कर रहे हैं। तो और कुछ नई बातें भी मनु जी ने इसमें जोड़ी, तो अच्छा लगा कुल मिलाकर के मेरे को। ये श्रीनिवास जी का जो प्रश्न था, उसको अगर हम एक गांव को लेके देखेंगे, गांव की रचना को लेके देखेंगे, वो एग्जैक्टली वैसे परसेंटेज में बैठेगा जो मनु जी ने बताया। 5% मतलब ये नहीं कि 5%, वो 5 to 10% भी हो सकता है। तो एक गांव में मान लीजिए 100 परिवार हैं, तो 100 परिवार में इस 100 परिवार के तो हम लोग ब्राह्मण किसको बोलेंगे? जो शिक्षा प्रदान करते हैं, गुरुकुल जो चलाते हैं, वैद्य लोग हैं, पुरोहित लोग हैं। तो गांव का 100 परिवार के लिए 3 से 4 परिवार ब्राह्मण वर्ण के होंगे तो वो काफी है। एक इंडिपेंडेंट यूनिट के हिसाब से हम देख रहे हैं। वाणिज्य करने के लिए कितने लोग चाहिए? वो वाणिज्य जो करेंगे वो गांव से बाहर जाके वाणिज्य करेंगे। वो 10 परिवार भी हो तो बहुत ज्यादा है। वो गांव जो उत्पादन करेगा, बाहर जो हम बेचेंगे, उसके लिए उतना परिवार। और गांव की रक्षा करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, सरपंच लोग हैं, हाँ? पंच जो हम बोलते हैं, ऐसे 4-5 परिवार या 4-5 लोग हैं, वो भी काफी है। और बाकी जो लोग करेंगे क्या? बाकी लोगों के लिए समृद्धि के लिए या अपने सस्टेनेंस के लिए गांव का जो उत्पादन करेंगे वो सोनार हो सकता है, लोहार हो सकता है, कुम्हार हो सकता है, जो दर्जी है वो हो सकता है। तो ऐसे जितने भी कम्युनिटीज हम पॉसिबल सोच सकते हैं, 100 से जो ज्यादा वैसे कम्युनिटी हो जाएंगे, तो देखेंगे तो बाकी जितने बचे वो सब 70-80% तो उसी में ही चले जाएंगे। तो एक जी इंडिपेंडेंट यूनिट के हिसाब से गांव को हम देखते हैं। ये जो आंकड़े बताए मनु जी ने, वो पूरा उसमें फिट बैठता है। ताई के एक इसमें सत्र में हमने ये परसेंटेज के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया था। तो मुझे लगता है कि जो परसेंटेज है गांव के एक इंडिपेंडेंट यूनिट को बेस रख के, ये परसेंटेज अपने आप ऐसे निकल के आ जाता है। क्या नीड है? जी
और किसी के कोई विचार, टिप्पणी, या कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं, कोई आयाम जो छूट गया है जिसपे इसमें जोड़ना चाहिए हमको, ऐसा भी बता सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो बैंगलोर में एक डेटा एनालिटिक्स का कंपनी है मू सिग्मा करके। उसने अपने कंपनी को 3 लोगों को जो काम करते हैं त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने ये किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो जो लोग भी आते हैं ज्वाइन करते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं, जो नए कुछ क्रिएट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स लाते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मा, और जो मेंटेनेंस करते हैं, सस्टेन करते हैं, उनको विष्णु, और जो लोग कुछ बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय करके नया कुछ क्रिएट करने वाले, वो शिव। ऐसे करके वो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी एक हम देख सकते हैं कि ऐसे जो एक वर्ण में या एक जाति में ऐसे अलग अलग हो सकता है कि कुछ लोग जो प्रिजर्व करेंगे, कुछ लोग नया कुछ बनाएंगे डिस्ट्रॉय करके, और कुछ लोग रिसर्च करेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे, ऐसे। जी। एक पहलू पे हम बात कर सकते थे मनुअना, इसमें जोड़ सकते हैं मनु जी, कि जो आजकल हम लोग बात करते हैं कि पहले अर्थ की वजह से ही हमारी जो व्यवस्था है और शिक्षा है वो गड़बड़ हुई, पर एक पहलू में बात करते हैं आज की, आज अर्थकरी शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसमें ये जो एनोमली है उसको कैसे हम देखें कि ऐसा क्यों? पहले अर्थ जो ज्ञान एक्चुअली सेंटर्ड होनी चाहिए थी, वो जो क्षेत्र ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए, वो अर्थ के ऊपर आधारित हुआ, इसीलिए गड़बड़ हो गई। अभी अर्थकरी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि अर्थकरी शिक्षा भी ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों है? इस पॉइंट को थोड़ा मुझे लगता है और हम समझ सकते हैं। आपको मालूम मेरी होगा, पर समझ इसको में, हम हाँ। मेरी समझ में जो आता है इसमें कि ये जो हमारी जाति व्यवस्था थी, और जाति व्यवस्था नहीं, जाति परंपरा थी। हाँ, परंपरा माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का हस्तांतरण, और उसमें सवाया करके अगली पीढ़ी को देना, और उसमें कौशल का निरंतर जो है वो जो एक्सीलेंस है, वो हर पीढ़ी में बढ़ते रहना। और उसके मुकाबले जो मैं बता रहा था कि जो स्किल डेवलपमेंट की जो अवधारणा रही है, वी विल मेक पीपल स्किल्ड, हु विल मेक, गवर्नमेंट विल मेक, इंडस्ट्री विल मेक। उसमें ना तो गुण और स्वभाव की कोई अवधारणा है, कोई समझ है, और ना ही परंपरा की कोई समझ है। तो ये माने मेरे को तो ये लगने लगा है इंक्रीजिंगली, ये जो मैं पारिवारिक व्यवसाय की जो मैं एक बात करता था, वो पारिवारिक व्यवसाय माने जाति परंपरा ही है। और वो जाति परंपरा को हमको वापस लेके आना है, जो एक पीढ़ी में, और ये मैंने संस्कार रूप में 14 पीढ़ियों का मेरे को कौशल का कुछ अंश मिला है। हाँ, 5 पीढ़ियों का मेरी, अगर मेरी माताएं भी उसी जाति की रही हैं, तो मैंने ये तो कूट कूट के भरा है मेरे अंदर। तो मेरे लिए उस जाति के काम को अपनाना तो बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा। और उस जाति का जो कार्य है, उसमें क्या काम करूंगा मैं, वो मेरे गुण कर्म के आधार पर होगा, मेरे गुण और स्वभाव के आधार पर होगा। तो ऐसी व्यवस्था की संकल्पना मेरे मन में बड़ी तीव्र होती जा रही है कि ये हमको वापस लाना ही है, क्योंकि फिर ये अर्थकरी शिक्षा की जो बात है, ये आज इसलिए करते हैं हम क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर ये परंपरा रूप में रही तो हम ये अर्थकरी शिक्षा की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो स्वाभाविक ही कुटुंब में ही होगी। तो इसको वापस लाने के लिए स्किल डेवलपमेंट को छोड़कर जाति व्यवस्था, जाति परंपरा को हमको वापस लाना है। ऐसा मैंने कैसे लाना है, ये तो और सोचना है। लेकिन इसका उत्तर जो है वो जाति परंपरा में ही है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। जी, ताई 5 मिनट बचे हैं, आप। ठीक, हाँ हाँ।
हाँ, बहुत ही सुंदर और मौलिक अभिव्यक्ति रही। तो पहले जब हम कहते थे, अरे हाँ, ये अध्ययन तो लगता है इसमें, परंतु चिंतन अभी चाहिए। तो आज की आपकी प्रस्तुति में चिंतन भी प्रस्तुत हुआ और मौलिक चिंतन भी प्रस्तुत हुआ। ये वास्तव में प्रगति है, वास्तव में अभिनंदनीय है। कीप इट अप, ये तो आगे ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, सहमति और असहमति श्रोताओं की होना नहीं होना ये एक अलग बात है, परंतु जो चिंतन करके हम अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसका मूल्य सबसे ज्यादा है। अभी जो जिन लोगों ने प्रश्न किए उनमें भी चिंतन की ही अपेक्षा है, वो आधार भी चिंतन है और आगे उनका समाधान भी चिंतन करके ही होने वाला है। हमारी समाज रचना इतनी बहुआयामी है और सारे आयाम एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि अगर बुद्धिपूर्वक, कुशलता पूर्वक इसका जुड़ाव नहीं हुआ तो वो बहुत सारी उलझने पैदा होंगी, और बुद्धिपूर्वक बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ तो ये गूंथा हुआ होगा और बहुत अच्छी गूंथी हुई सुंदर रचना होगी। तो हमारे जो ऋषि थे वो इतने बुद्धिमान थे, विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे कि उन्होंने इन सारे आयामों को इतने विविध कि उनकी संख्या भी बहुत हो जाएगी, इन सभी को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जोड़कर एक इंटेग्रल ऐसी समाज व्यवस्था बनाई, और उसमें से ये सारी जाति की, वर्ण की और व्यवसायों की, फिर पुरुषार्थों की ये सारी रचना हुई। तो हम एक दिन वो समाज व्यवस्था के जो मूल तत्व गिन रहे थे, वर्णाश्रम व्यवस्था, त्रिवर्ग पुरुषार्थ, पंच यज्ञ, ऋणत्रय, ये सारी बातें मनुष्य स्वभाव के, मनुष्य के उसके आधार पर जो कुशलताएं विकसित होती हैं, जो माइंड सेट बनते हैं, जो रुचि अरुचि होती है, उन सबको एक साथ कंसिडर करके ये सारी व्यवस्था बनाई। अभी जाति के अंतर्गत वर्ण है, ये लॉजिक तो इसका समझ में आता है, परंतु इसको ब्राह्मण क्षत्रिय आदि चतुर्वर्ण कहने का क्या स्वारस्य है? अंततः तो वह मुची ही मुची रहेगा या बुनकर ही बुनकर रहेगा, परंतु एक वर्ग है, बौद्धिक क्षेत्र में एक वर्ग है जो इस तत्व को बहुत ही आग्रह पूर्वक कहता है कि जाति में भी वर्ण होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वर्ण फिर होते हैं कि नहीं? वर्ण के अंतर्गत जाति है या जाति के अंतर्गत वर्ण है, या वर्ण के अंतर्गत भी जाति है और जाति के अंतर्गत भी वर्ण भी है, ऐसा कुछ सोच है। इसको और थोड़ा भी क्लैरिटी की आवश्यकता है। मैं इससे कुछ बिगड़ता नहीं, हम कुम्हारों में ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय कहेंगे तो वो कुछ बिगड़ता भी नहीं और कुछ बदलता भी नहीं। तो भी इस विषय की थोड़ी क्लैरिटी और आवश्यक है। अभी श्रीनिवास जी ने जो कहा वो तो वो सही है, और विश्वक्सेन जी ने जो कहा वो भी सही है, और संदीप जी ने एक नया आयाम उसमें जोड़ा। परंतु यांत्रिक रचना में ही एग्जैक्ट 5% माने 5% और 7 माने 7 ऐसा होता है। वो हमेशा फ्लक्चुएट होता है संदर्भों के अनुसार, स्थान के अनुसार, मोटा मोटा इतना ही अनुपात रहता है। ऐसा अगर हम अवलोकन करें तो भी समझ में आएगा, और अनुमान करें माने लॉजिक से बात करें तो भी समझ में आएगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर का उदाहरण मनु जी ने भी और विश्वक्सेन जी ने भी दिया, ये भी समझ में आने वाली बात है। मुनि जी जो अर्थकरी शिक्षा और धर्मकरी शिक्षा के बारे में कह रहे हैं,
और अर्थकरी शिक्षा क्यों होनी चाहिए, कब से? ये तो अर्थनिरपेक्ष ही रहती, शिक्षा अर्थनिरपेक्ष ही है, वो तो मनु जी का कथन है, परंतु अर्थकरी शिक्षा की बात क्यों करनी चाहिए? हमको धर्मकरी शिक्षा से करी शिक्षा पर अभी शिफ्ट हो गया है, तो फिर अर्थकरी तो सब कुछ है, इसमें हम अर्थकरी शिक्षा की बात क्यों करते हैं? बात ठीक है, केवल स्वतंत्र अर्थकरी शिक्षा कभी नहीं होती है। हम पुरुषार्थ चतुष्टय, उसमें भी त्रिवर्ग पुरुषार्थ को एक साथ ही मानना चाहिए, और अर्थकरी शिक्षा अर्थ पुरुषार्थ के अर्थ में है कि अर्थ पुरुषार्थ हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। आज के उसका एक महत्व सांदर्भिक भी है। वर्तमान संदर्भ में जो समस्या निर्माण हुई है कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में इतना एक दूसरे से अलगाव हो गया है। शिक्षा की बात करते हैं और उसमें मूल्यों की बात करते हैं तो धर्मकरी शिक्षा हो जाती है, और उपभोग की बात करते हैं की बात आती है तो अर्थकरी शिक्षा हो जाती है। तीनों में काम और अर्थ का तो संदर्भ है, माने एक दूसरे के साथ संबंध है, परंतु धर्म का और अर्थ काम, इन दोनों का ऐसा संबंध विच्छेद आज हो गया है। और जितने सांस्कृतिक क्षेत्र के कार्य हैं वो धर्म पर तो भार देते हैं, परंतु धर्म के अनुकूल, धर्म के अविरोधी काम और धर्म के अनुकूल अर्थ, इस बात की उपेक्षा हो रही है। इस बात की उपेक्षा न हो, और केवल धर्म नहीं, अर्थ और काम ये दोनों भी पुरुषार्थ ही हैं, दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इसमें काम को धर्म के अविरोधी होना चाहिए और अर्थ को धर्म के अनुकूल होना चाहिए। इस तथ्य को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए निहित तो ये है, गृहित भी ये है कि जब हम अर्थकरी शिक्षा कहते हैं तब धर्म के अनुकूल, धर्म के नियमन में, धर्म के नियंत्रण में रहने वाली अर्थकरी शिक्षा। इस रूप में आज न तो प्रोडक्शन की बात होती है, न तो वाणिज्य की बात होती है। उत्पादन और वाणिज्य दोनों ही धर्म से विमुख हो गए हैं। इस रूप में अगर हम संस्कृति के ही पीछे जाएंगे तो अर्थकरी शिक्षा की बात ही नहीं होगी, और इधर संस्कृति की बात भी करो और इधर आज जो पश्चिम की शिक्षा में केवल प्रोडक्शन और वाणिज्य के पीछे जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर जैसे मनु जी ने कहा कि प्रोडक्शन तो बहुत है, तो भी आधी आबादी को, विश्व की आधी आबादी को भूखा सोना पड़ता है। ऐसा ही होगा यदि धर्म का नियमन नहीं रहा तो। इसलिए केवल अर्थकरी शिक्षा तो कभी होगी ही नहीं, धर्म के अनुकूल अर्थकरी शिक्षा ये तो हमारा गृहित है। समय तो हो गया है, परंतु ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, और इस मौलिक चिंतन को आगे भी बढ़ाना चाहिए। और कभी जो हमारे शास्त्र जानने वाले लोग हैं, माने उपवेद, अर्थशास्त्र तो उपवेद ही है एक, तो उपवेद जानने वाले लोग हैं, उनके साथ भी इन विचारों का आदान प्रदान करने की व्यवस्था, कभी ऐसा योग हमें लाना चाहिए। इस विषय की बहुत चर्चा आगे हो सकती है, परंतु अभी तो यहीं पर ही रुकेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही है, मैं तीसरी बार कह रही हूँ, बाकी सभी ने भी कहा है। नहीं, धन्यवाद मत दो। ताई आपसे सीख रहे हैं। हाँ जी ताई, ठीक, 7:05 होने को है ताई, हमें समापन करना चाहिए। समापन करना चाहिए। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सबको नमस्कार। उपस्थिति ठीक हो गई ना फिर? हाँ ताई, सभी लोग थे ताई। सभी लोग थे। चलिए।